आज हम पढ़ेंगे वर्क, पावर एंड एनर्जी के बारे में। वर्क क्या होता है? अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं और वो ऑब्जेक्ट फोर्स के डायरेक्शन में मूव करता है तो हम कह सकते हैं कि वर्क डन हुआ है। सो व्हाट इज वर्क डन? लेट्स डिफाइन वर्क एज, इसको सब लोग कॉपी में लिखो, व्हेन a force is applied on a body and the body moves in the direction of the force, then work is said to be done। कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को धक्का देते हैं और वो ऑब्जेक्ट जिस तरफ हम धक्का दे रहे हैं उसी तरफ अगर मूव करेगा तो हम कहते हैं कि वर्क डन हुआ है। अब वर्क डन कौन कौन से केस में नहीं होता है? फॉर एग्जाम्पल, एक आदमी है जो सर पे अपने कुछ 10 kg का भार रखा हुआ है। हमें पता है कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी किधर लगती है, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे के तरफ, यानी फोर्स किधर है, नीचे के तरफ। मान लो ये इसको लेके मूव करता है आगे के तरफ, तो हमारा फोर्स किधर है? फोर्स तो है इस डायरेक्शन में। डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है? वो हो रहा है इस डायरेक्शन में। डिस्प्लेसमेंट को हम लोग x से डिनोट करते हैं। तो इस कंडीशन में जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है वो फोर्स के डायरेक्शन में नहीं है, तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे? वर्क डन इज इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि फोर्स तो है, डायरेक्शन भी है, डिस्प्लेसमेंट भी है, लेकिन फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट नहीं है, इसलिए यहाँ पे हमारा वर्क डन 0 है। और कब वर्क डन 0 हो सकता है? जब ये हमारा ब्लॉक है, हम इस पे फोर्स लगा रहे हैं लेकिन ये ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है, तो ऐसे में हम क्या कहेंगे? वर्क डन नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे हमारा डिस्प्लेसमेंट 0 है, हमारा डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है। ये जो ब्लॉक है ये यहीं पे है, इसका कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, इसीलिए हमारा फोर्स लग रहा है लेकिन x जो है वो 0 है। तो यहाँ पे वर्क डन क्या हो गया? फोर्स जो कि कुछ है और डिस्प्लेसमेंट जो कि 0 है, यानी कि ये 0 हो गया। तो ऐसे केसेस में हमारा वर्क डन जो है 0 होता है। अब और भी केसेस देखते हैं। अब ये एक इंक्लाइंड प्लेन है जिसका ये एंगल जो है ये है 30 डिग्री। यहां पे एक ब्लॉक रखा हुआ है जो कि 2 kg का है। ऑब्वियस सी बात है, इस पे फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगेगी, ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगी, और वो फोर्स किधर के तरफ लगेगी? बिल्कुल नीचे के तरफ। तो यहां पे इससे जस्ट नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है। और ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होता है? ये फोर्स होता है F इज इक्वल टू mg। m क्या है? इसका मास है, और g क्या है? एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको कि हम 10 मीटर पर सेकेंड लेते हैं। ठीक है, इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है? मान लो हम कह देते हैं कि ये जो हमारा वेज है ये 5 मीटर का वेज है, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना है? 5 मीटर। हमारा फोर्स कितना आ गया? mg। डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया? 5 मीटर। लेकिन क्या फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन एक जैसा है? नहीं, ये डायरेक्शन एक जैसा नहीं है। फोर्स नीचे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट टेढ़ा ओढ़ा है। तो हम इस डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है पहले ये निकालेंगे। तो अगर हमारा यहां से यहां तक 5 मीटर है तो यहां से यहां तक कितना होगा? तो हम ट्रिग्नोमेट्री से इसको देख सकते हैं। ये हमारा अगर राइट एंगल ट्रायंगल है, जैसे यहां पे है, ये है 30 डिग्री, ये है 5 मीटर, तो हम ये वाला लेंथ निकाल सकते हैं। हम क्या यूज करेंगे? यहाँ पे हम यूज करेंगे
ये अगर 30 डिग्री है तो ये हो गया कितना 60 डिग्री। अब cos 60 डिग्री हम लेते हैं, cos 60 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा, बेस जो कि इसका ये वाला है, बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, यानी कि ये हो जाएगा बेस डिवाइडेड बाय 5 मीटर। और cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, cos 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, तो ये 1/2 इज इक्वल टू कितना हो गया, बेस बाय हाइपोटेनस। तो यहां से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा बेस कितना मिल जाएगा, इट इंप्लाइज टू बेस इज इक्वल टू 2.5 मीटर। ये 5 यहां चला जाएगा तो बेस हो गया 2.5 मीटर। तो ये अगर हमारा 5 मीटर है तो ये कितना आ गया हमारा डिस्प्लेसमेंट, 2.5 मीटर। तो हमारा एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट था 5 मीटर, लेकिन डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स कितना आया है, तो वो आया है 2.5 मीटर। तो इस तरह से हमारा वर्क डन कितना हो जाएगा, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स, यहां पे जो हम लिखे थे लिख देते हैं, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन दी डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो इस हिसाब से हमारा क्या आ गया, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स यानी m इंटू जी, मास कितना है 2 kg, इंटू जी कितना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इंटू हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना आया है 2.5 मीटर। इन सब को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या आ जाएगा, इसको हम लिख देते हैं 2 न्यूटन इंटू 2.5 मीटर, तो ये कितना हो गया 5 न्यूटन मीटर, इसको हम लोग कहते हैं 5 जूल। तो ये हमारा आंसर आया। तो जब भी हमें फोर्स का और वर्क डन निकालने का क्वेश्चन मिलेगा, हम उसमें क्या करेंगे, हम देखेंगे कि जो हमारा डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट है वो फोर्स के डायरेक्शन में है कि नहीं। अगर वो फोर्स के डायरेक्शन में है तो अच्छी बात है, अगर फोर्स के डायरेक्शन में नहीं है तो हम पहले फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, उसके बाद इन चीज़ों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम अब वर्क डन निकालने का एक्चुअल फॉर्मूला लिख लेते हैं, सब लोग लिख लो कॉपी पे। वर्क डन इज इक्वल टू Fx cos थीटा। अब ये Fx cos थीटा क्या है, यहां पे हियर F इज फोर्स, F जो है वो फोर्स है, X इज डिस्प्लेसमेंट, यानी कि बॉडी कितना डिस्प्लेस किया है, और cos थीटा क्या है, एंड थीटा is the angle between force and displacement। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो एंगल होगा उसको हम थीटा कहते हैं। अब एक एग्जांपल के साथ इसको देख लेते हैं। अगर ये बॉडी है और इस पे हम फोर्स लगा रहे हैं 2 न्यूटन का, और इसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इधर 10 मीटर का, और इसका जो एंगल है यहाँ पे ये हो रहा है 60 डिग्री। हम बॉडी यहाँ पे रखा हुआ फोर्स उधर लगा रहे हैं और किसी तरह इसका जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इधर हो रहा है, तो यहाँ पे हमारा वर्क डन कितना हो जाएगा, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू एक्स इंटू कॉस थीटा। तो F क्या है 2 न्यूटन इज इक्वल टू 2 न्यूटन इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है 10 मीटर इंटू कॉस थीटा, थीटा कितना है 60 डिग्री, दोनों के बीच में थीटा क्या होना चाहिए, एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इधर हुआ है फोर्स इधर है, दोनों के बीच में एंगल कितना है 60 डिग्री, तो हमारा ये हो गया इंटू कॉस 60 डिग्री। तो ये हो गया 2 न्यूटन इंटू 10 मीटर इंटू कॉस 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, तो ये हमारा हो गया इज इक्वल टू 10 जूल आंसर।
क्लियर है सबको ये क्वेश्चन? नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है एनर्जी। व्हाट इज एनर्जी? तो हम लोगों ने पिछले क्लासेस में पढ़ा है, एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क। एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क। इसका मतलब क्या हुआ कि जितनी हमारे पास एनर्जी है उतना ही हम काम कर सकते हैं। तो वर्क और एनर्जी एक तरह से सेम ही हुआ। वर्क का भी हम लोग जूल में नापते हैं वर्क को, एनर्जी को भी हम लोग जूल में नापते हैं। तो बहुत तरह के एनर्जी होते हैं, लाइट एनर्जी होता है, हीट एनर्जी होता है, साउंड एनर्जी होता है, मैकेनिकल एनर्जी होता है। इस चैप्टर में हम लोग सिर्फ मैकेनिकल एनर्जी का बात करते हैं। तो मैकेनिकल एनर्जी दो तरह की मैकेनिकल होता है, पोटेंशियल एनर्जी और दूसरा क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या होता है? धनुष बाण देखे हो सब लोग? धनुष बाण इस तरह से बो एंड एरो टाइप का कोई चीज होता है। यहां पे ये एक धनुष है। तो यहां पे जब हम देखते हैं कि जब हम बाण को स्ट्रेच करते हैं तो धनुष स्ट्रेच होता है, तो हमारे पास ऐसा लगता है कि इसमें कुछ एनर्जी है। अगर हम छोड़ेंगे तो मूव करेगा। तो किसी चीज में अगर स्टोर्ड एनर्जी है, एनर्जी भरा हुआ है, अभी वो चीज मूव नहीं कर रहा है लेकिन वो भरा हुआ है उसमें, उसको अगर हम रास्ता देंगे तो उसमें मूवमेंट होगा। तो इस तरह के एनर्जी को हम लोग पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। अब जैसे यहाँ पे ये मार्कर रखा हुआ है मेरे हाथ में, क्या इसके पास एनर्जी है? ऐसे तो देख के लगता है कि ये आराम से चुपचाप है, रेस्ट में है, इसके पास कोई एनर्जी नहीं है। लेकिन अगर हम इसको छोड़ते हैं तो ये नीचे गिरने लगता है, इसमें स्पीड आने लगता है, तो इसको एनर्जी मिलने लगती है। फिर ऐसा लगता है कि नहीं इसके पास एनर्जी है। तो ये क्योंकि मेरे हाथ में है इसलिए इसके पास एक स्टोर्ड एनर्जी है, और इस स्टोर्ड को एनर्जी को हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। और क्योंकि ये पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटी के कारण हो रहा है, इसको हम लोग कहते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? अगर हम इसको कुछ h दूरी पे रखते हैं जमीन से, ये मान लो हमारा जमीन है और यहां से h डिस्टेंस पे एक ब्लॉक रखा हुआ है जिसका मास है m। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है? नीचे g। तो हमको पता है कि वर्क डन और एनर्जी सेम चीज होता है, तो हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं। इसके ऊपर फोर्स कितना लग रहा है? तो m इंटू जी, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कितना है h, और फोर्स कितना है m इंटू जी, और इसको मल्टीप्लाई कर दे h से, तो ये क्या हो गया mgh। तो एक ब्लॉक जो कि मास m का है और अगर वो जमीन से h डिस्टेंस के ऊपर रखा हुआ है तो उसके पास कितना एनर्जी स्टोर्ड है? वो इक्वल है mgh के। ये हमारा होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी।